बीबीसी के दिल्ली के दफ्तर में और मुंबई के ब्यूरो में छापेमारी हुई और छापेमारी को कहा गया कुछ देर बाद कि ये छापेमारी नहीं है, ये सर्वे है आयकर विभाग का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। कुछ देर तक जब मीडिया में ये खबरें आ गई, लल्लन टॉप पर आ गई और जगहों पर भी ये खबरें फ्लैश हो गई ऑलरेडी, उसके बहुत देर बाद बीबीसी की ओर से इस पर खबरें और वर्जन और बयान सामने आए ये कि जांच में सहयोग देंगे। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पे राजनीति शुरू हुई कि छापेमारी क्यों हुई, क्या वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो 17 जनवरी को आई थी, आज से ठीक 1 महीने पहले जो आई थी, इसका पहला पार्ट 17 जनवरी को रिलीज हुआ था, क्या वही है सब कुछ के केंद्र में? इस पर जो राजनीति हो रही है, क्या वो राजनीति इतनी ही साफ है, इतनी ही पानी जैसी साफ है जिसमें आरोप लगाने वालों पर कोई आरोप नहीं लग सकते हैं? इन सब पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ होंगे राजेश जोशी जी, जो लल्लन टॉप के कंसल्टिंग एडिटर हैं और बतौर पत्रकार जनसत्ता और बीबीसी में और तमाम संस्थानों में काम कर चुके हैं। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर में भी काम किया है इन्होंने। एक तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि बीबीसी की फंक्शनिंग कैसी है, बीबीसी वहाँ की ब्रिटिश सरकार से के साथ कितनी ज़्यादा जेलिंग स्थिति में है या नहीं है, और इस तरह की घटनाओं को लेकर बीबीसी की फंक्शनिंग को लेकर लंदन में क्या माहौल रहता है, क्या रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। शुक्रिया सिद्धांत। मैंने इस संस्थान में यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में 2001 से काम शुरू किया था दिसंबर, और जनवरी 2020 तक मैंने लगभग वहाँ पे काम किया। लंदन में भी 10 साल काम किया और यहाँ हिंदुस्तान में जो ब्यूरो है, दिल्ली ब्यूरो, उसमें भी काम किया। तो थोड़ा बहुत मैं इस संस्थान के बारे में जानता हूँ और उसकी पत्रकारिता के बारे में जानता हूँ, उसकी जो खूबियाँ हैं उसको जानता हूँ, उसकी जो खामियाँ हैं उस पर भी नज़र हम लोगों की वहाँ रहती थी। अब उस संस्थान से मैं बाहर हूँ तो बहुत ही डिस्पैशनेटली मैं कुछ तनकीद, कुछ टिप्पणियाँ उसके बारे में कर सकता हूँ। पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में आए। बीबीसी अपने आप में, जो हिंदुस्तान में हमारे सामाइन, हमारे देखने वाले इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बीबीसी एक एंटिटी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, लेकिन उसके अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर दर्जनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग उनकी एडिटोरियल मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग उनके फैसले होते हैं और एक दूसरे के लिए वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। बीबीसी एक वर्ल्ड सर्विस अलग एंटिटी है जो दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में ब्रॉडकास्ट करती है, चाहे वो रेडियो में ब्रॉडकास्ट करती हो या टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट करती हो या डिजिटली उनके सामने जाती हो। तो हिंदी भी उनमें एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, अफ्रीका की तमाम भाषाएं हैं, नॉर्थ कोरिया में कोरियन भाषा में बीबीसी हिंदी रेडियो का, बीबीसी कोरियन रेडियो जो है वो नॉर्थ कोरिया के लिए शॉर्ट वेव रेडियो चलाता है। तो दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां बीबीसी की पहुंच नहीं है। अब ये बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की अलग अलग भाषाएं अपने लिए जिम्मेदार हैं। हिंदी वाले जो फैसला करेंगे, उर्दू वाले उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इसी तरह से ये जो डॉक्यूमेंट्री की सिद्धांत, ये बीबीसी, मुझे अगर गलत याद नहीं है तो बीबीसी 2 की डॉक्यूमेंट्री है, और मैं आपको बाकायदा बताता हूं कि जब बीबीसी 2 इस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा होगा, उसकी टीम, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर को मालूम ही हो कि वो स्वपन दास गुप्ता से इंटरव्यू कर रहे हैं या किसी कौन और पत्रकार हैं, हरतोष बल से इंटरव्यू कर रहे हैं, या क्या क्या उसमें गुजरात जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्री आई तो बीबीसी का नाम सामने आया और यह क्रिटिसिज्म हुआ कि बीबीसी भारत विरोधी है। इससे पहले भी एक अलग तरह का माहौल बन गया था कि भारत विरोधी बीबीसी है। आपके व्हाट्सएप में, आपके सोशल मीडिया में इस तरह का लगता है कि जैसे बीबीसी सिर्फ उसका जन्म ही भारत का विरोध करने के लिए हो। अब मैं बीबीसी से मेरा कोई संबंध नहीं है इस समय, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जिस तरह का क्रिटिसिज्म बीबीसी को हिंदुस्तान में फेस करना पड़ता है, वैसा ही पाकिस्तान में फेस करना पड़ता है, वैसा ही पाकिस्तान ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम में भी उसी तरह का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। रनिंग बैटल आपने मुझसे पूछा था कि ब्रिटेन की सरकार के साथ किस तरह के ताल्लुकात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के हैं। साहब, मैं बता सकता हूं, आज ही नहीं, बहुत पहले ज़माने से, चाहे रिपब्लिकन पार्टी की, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हो या लेबर पार्टी की सरकार हो, दोनों सरकारों से रनिंग बैटल्स चले हैं बीबीसी के। ऐसा नहीं है कि बीबीसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। मैं आपको
वक्त हो तो कुछ एक उदाहरण देता हूं। प्लीज बताइए। जब अर्जेंटीना का युद्ध चल रहा था 1980 के दशक में, उस वक्त ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो मैनेजर्स हैं, टॉप बॉसेस, उन्होंने तय किया कि हम इस युद्ध को जैसा वो हो रहा है वैसे ही रिपोर्ट करेंगे, इसमें हम बिल्कुल नेशनलिज्म का तड़का या छौंका नहीं लगाएंगे। नतीजा ये हुआ कि वो एक तरफ कहते थे, जब अर्जेंटीना के फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में लड़ाई होती थी, हॉस्टिलिटीज होती थी, तो वो ये नहीं कहते थे कि अर्जेंटीनियन फोर्सेस एंड आर फोर्सेस, हमारी फौज और उनकी फौज, वो कहते थे ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश आर्मी एंड अर्जेंटीनियन आर्मी। तो ये जाहिर करने की उनकी ये कोशिश थी। ये तो कई बार वॉर रिपोर्टिंग के कोड्स में सिखाया भी जाता है। हालांकि मैंने हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत वॉर रिपोर्टिंग की है, जो कारगिल का अनुभव था, उस वक्त हम सब लोग नेशनलिज्म के बहाव में बह गए थे। खुद मैं अपना भी नाम ले रहा हूं, हम सब लोग बह गए थे। बाद में हालांकि हमने उस पर रिपोर्ट की थी कि जो हम देख रहे हैं वो अधूरा तस्वीर पूरी नहीं थी। बहरहाल वापस आते हैं अर्जेंटीना के में। तो उस वक्त मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन की, वो इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि जैसे ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश बीबीसी जो है वो ब्रिटेन के नहीं, किसी दुश्मन देश के लिए काम कर रही हो। इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई, कोई एक्शन बीबीसी के खिलाफ नहीं किया। तो बीबीसी को वहां एक ऐसी उनका डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन जो हो रहा है, हुआ इतने 100 सालों में, बीबीसी एक संस्था है जो उनके डेमोक्रेटिक यात्रा का हिस्सा है। जैसे ट्रेड यूनियंस उनकी डेमोक्रेटिक यात्रा का हिस्सा है। उसमें यह नहीं कहा जाता कि अरे बहुत नेतागिरी कर रहा है ये तो ट्रेड यूनियन, जैसे हमारे यहां कई बार कहा जाता है अरे ट्रेड यूनियन है तो नेतागिरी कर रहा है। वो कहते हैं नहीं, ये हमारी डेमोक्रेटिक जो यात्रा है उसका हिस्सा है। बीबीसी को भी इसी तरह माना जाता है। अब एक उदाहरण जो सबसे ताज़ा उदाहरण है ब्रिटेन में किस तरह से, आपको याद होगा 2003 में जब इराक पर अटैक किया था ब्रिटेन ने और अमेरिका ने मिलकर के, हाँ, जब अटैक किया था उस वक्त बीबीसी ने एक बहुत ही इंडिपेंडेंट लाइन ली थी और कहीं पर कॉम्प्रोमाइजेस भी हुए थे, क्योंकि अंदर जो बहसें होती थी, एडिटोरियल बहसें होती थी, हमारे बहुत सारे सवाल होते थे कि आप सद्दाम हुसैन को एक विलन की तरह जिस तरह दिखाया जा रहा वहां बैलेंस क्यों नहीं है, ये सवाल हम करते थे। बहरहाल, लेकिन रेडियो 4 जो बीबीसी का है, रेडियो 4 के एक रिपोर्टर होते थे एंड्रू गिलिगन। एंड्रू गिलिगन ने अपने सोर्सेस के जरिए से ये खबर, मुझे लगता है कि मई की बात है, शायद मई 2003 की बात है, 29 मई 2003 की, उन्होंने रेडियो 4 की सुबह का प्रसारण था, उसमें एक रिपोर्ट में यह बात कही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी टोनी ब्लेयर उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार इराक की जो कैपेबिलिटी है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जो ब्रिटिश और यूके की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट कहती थी, उसको बड़ा विवाद भी हुआ था। बहुत बड़ा चढ़ा के कहा, और ये कहा था कि इसको ये शब्द इस्तेमाल किया था कि सेक्सअप करके इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट ने, और ये ब्रॉडकास्ट में गया। और उन्होंने ये कहा कि जानबूझ करके टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट ने ये कहा कि 45 मिनट के भीतर सद्दाम हुसैन अटैक कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, जबकि आज हम जानते हैं वहां कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, वहां पर कोई एटम बॉम्ब नहीं था। लेकिन एंड्रू गिलिगन ने जब ये वो किया तो पूरा हलचल मच गई, बीबीसी को जवाब देना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि बीबीसी के चेयरमैन गेविन डेविस को और डायरेक्टर ग्रेग डायक को, दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। एक बहुत बड़ी खबर थी 2003 की ये। एंड्रू गिलिगन को तो खैर बीबीसी छोड़ना पड़ा, वो छोड़ना ही पड़ा, जबकि उनकी खबर जो है आज अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने हवा में बहुत सारी बात कह दी हो, पर हटन इंक्वायरी वहां पे ऑर्डर हुई और हटन इंक्वायरी ने बाकायदा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और इसके बाद इस्तीफा हुआ। नतीजा ये हुआ, अपने सोर्स को बचाने के लिए की कोशिश की, लेकिन लीक हो गया। एक साइंटिस्ट थे बीबीसी के, वहां के वेपन्स एक्सपर्ट थे, वो उनको कोट किया उसने, और उस वेपन्स एक्सपर्ट ने, डॉक्टर मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो बीबीसी ने अपने आप को डिफेंड किया था। बीबीसी जो चलता है वो एक रॉयल चार्टर से चलता है। इस बात को समझना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में बीबीसी हो ही नहीं सकता है कभी। रॉयल चार्टर मतलब पार्लियामेंट नहीं है उसको, जो जवाबदेह जरूर है पार्लियामेंट के लिए, लेकिन रॉयल चार्टर ये तय करता है कि, और उसमें बाकायदा क्लियर लिखा गया है कि आप
ब्रिटिश जो बीबीसी के टॉप बॉसेस हैं उनके लिए लिखा गया है कि आप जो हैं किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी मिनिस्टर, किसी भी सरकार के दबाव में कोई एडिटोरियल डिसीजन नहीं लेंगे। ये रॉयल चार्टर में लिखा गया है। तो कई बार ये होता है कि बीबीसी के जो बॉसेस हैं वो अपनी टर्फ को बचाने के लिए, अपनी एडिटोरियल्स को बचाने के लिए बाकायदा लड़ते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स यहां भी होते थे। एक मैं थोड़ा सा एक पैरेलल ड्रॉ करके, छापा क्या होता है, आपको कुछ जानकारी ना हो और तब अचानक कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी जाए जिसको छापेमारी, जैसे गुरिल्ला होते हैं ना, गुरिल्ला वॉरफेयर में छापामार दस्ता कहते हैं उसको, कि पुलिस को, मिलिट्री को मालूम नहीं होता कि क्या होने वाला है और अटैक हो जाता है, तो उनको गुरिल्ला कहते हैं। छापा क्या होता है, आपको मालूम नहीं है कि आपके दफ्तर में कोई आने वाला है, हस्बे मामूल रोजाना की तरह से अपने दफ्तर जा रहे हैं, पत्रकार हैं, काम कर रहे हैं अपना डिजिटल वगैरह, लेकिन अचानक वहां कुछ लोग पहुंच गए, सिविल वर्दी में पहुंचे और सब सख्ते में आ गए वहां पे। जो वो कहते रहे उनको पूरा करते रहे। वो बाद में किसी के दिमाग में आया कि इनसे पूछना चाहिए कि आपका आई कार्ड है या नहीं है। मेरे दिमाग में एक शब्द आ रहा है, ये राहुल बताएंगे कि फ्रेंच का है या इंग्लिश का, देजावू शायद फ्रेंच का है। तो देजावू मुझे इसलिए अभी दिमाग में आया कि साहब बीबीसी के दफ्तर में रेड पड़ गई, एक पूरी लिस्ट राहुल श्रीवास्तव ने बताई, दैनिक भास्कर, भारत समाचार, द वायर, क्विंट, एमनेस्टी, ग्रीन पीस, ये वगैरह वगैरह। एनडीटीवी को काला पर्दा दिखाया और एनडीटीवी पर सीबीआई की रेड हुई। कुछ न कुछ कारण तो जरूर रहे होंगे, लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा मैं देजावू क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब राजीव गांधी यहां के प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, उस दौर में मैं जनसत्ता न्यूज़पेपर का बहुत ही रूकी रिपोर्टर, ट्रेनी हुआ करता था उस वक्त में। और उस वक्त राजीव गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में छापे डलवाए थे। वो मैंने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में अचानक इनकम टैक्स और ये सब सीबीआई वगैरह के लोग आ गए हैं, क्लासिफाइड एक डिपार्टमेंट होता है वहां पहुंच गए, वहां भी यही था। फर्क सिर्फ इतना है, जब राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था ये इज्जत तक क्या बोलते हैं उसको, डिफेमेशन लॉ, बोफोर्स का मामला चल रहा था और डिफेमेशन लॉ लेके आए ताकि अखबारों पर, उन दिनों अखबार ज्यादा होते थे और दूरदर्शन होता था, उस पर कंट्रोल किया जा सके। आज की तरह का सन्नाटा नहीं था, मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका से लेके और एक बहुत ही ट्रेनी रिपोर्टर मुझ जैसा, इन बिटवीन सब पूरे जो अप एंड डाउन द चेन ऑफ कमांड, सब लोग इंडिया गेट पर जुलूस निकाले हम लोगों ने। और हिंदुस्तान में कई जगहों पर जुलूस निकाले गए कि ये प्रेस का गला घोंटा जा रहा है। अरुण शौरी वगैरह ये सब तमाम लोग जो हैं उसमें शामिल थे, प्राण, बहुत सारे, मेहता साहब, तमाम लोग उसमें थे। तो क्या है कि अब उस तरह के, अब क्या है, एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी कर दिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने, और इतिश्री समझ ली गई। फर्क तो बहुत आ चुका है। मैं जो एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूं प्लीज। जब भारत सरकार ने कश्मीर से 370 धारा जो है उसको एब्रोगेट कर दिया था, और कश्मीर में इंटरनेट ख़त्म हो गया था, कश्मीर से खबरें नहीं आ रही थी, डिजिटल सब कुछ बंद हो गया था, वहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं चल रही थी, अखबार छपने बंद हो गए थे जी। उस वक्त मैं बीबीसी हिंदी रेडियो का एडिटर था, और लंदन का जो टॉप मैनेजमेंट था उसने ये हमको कहा कि आप बीबीसी रेडियो के जो प्रसारण हैं उनको 1 घंटा कर दीजिए। शॉर्टवेव तो कोई नहीं रोक सकता है ना। हम लोगों ने आधे घंटे का प्रोग्राम था, बीबीसी शॉर्टवेव रेडियो बंद करने वाले थे वो लोग, लेकिन और जो मैनेजमेंट बीबीसी लंदन का मैनेजमेंट, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अख्तियार लंदन का मैनेजमेंट ही फैसला करता है, यहाँ का मैनेजमेंट उसको इंप्लीमेंट करता है। उन्होंने कहा शॉर्टवेव के बारे में उनका ये था कि अब ये खत्म हो रहा है, बंद ही होना है, कभी ना कभी तो बंद होगा। लेकिन 2019 में नहीं, कब हुआ था ये, 5 अगस्त को 19 में हुआ था। उन्होंने हमसे कहा कि आप बीबीसी रेडियो का 1 घंटे का कार्यक्रम कर दीजिए, आधे घंटे के बजाय डबल कर दिया। और हम कैसे करते थे, थोड़ी सी एक विंडो मिलती थी जिसमें फ़ोन से हमारे वहाँ पे जो रिपोर्टर थे वो फ़ोन से थोड़ा सा विंडो मिलती थी, उससे रिकॉर्ड करते थे और पूरा बुलेटिन हम कश्मीर पर ही फोकस करते थे। हमने उस दौर में, हमको ये छूट एडिटोरियल मिली थी बीबीसी में कि, और बीबीसी के जो लोग वहाँ गए थे उन्होंने
तमाम उन चीज़ों को एक्सपोज किया कि किस तरह से वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, पीठ पर जो है निशान पड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट को किस तरह से क्वेल किया जा रहा है, किस तरह से गोलियां चली हैं, वो सब वीडियो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। तो बीबीसी ने बहुत ही एक तरह से एग्जाम्पलरी जर्नलिज्म भी किया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ रॉबर्ट मुगाबे का मामला आता था, जिम्बाब्वे का मामला आता था, तो वो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पूरी तरह से वाइट बीबीसी वर्ल्ड सर्विस बन जाती थी और एकदम रॉबर्ट मुगाबे और उनके फैसलों के खिलाफ फैसला अपने प्रोग्राम्स करती थी। तो लेकिन फिर भी एक ऐसा संस्थान है जिसके बारे में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था जब वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे कि हमको ऐसा प्रसार भारती को इस तरह का इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाना है जैसा कि बीबीसी है। उनका वो वादा वो भी भूल गए और तमाम दुनिया भूल गई, कोई याद नहीं करता है। लेकिन क्या इस हिंदुस्तान मुल्क में ऐसी कोई एंटिटी बनेगी जो जनता को सच बता सके, सिर्फ सच बता सके, बिना डरे, बेखौफ हुए? किस किस के दबाव में अगर जूता गर्दन पर पड़ेगा तो हर आदमी चुप हो जाता है, लेकिन उस वक्त बोलना होता है। एल.के. आडवाणी ने कहा था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो कहा था दे वर आस्क्ड टू बेंड, दे स्टार्टेड क्रॉलिंग। इंडियन एडिटर्स के बारे में कहा था। अभी तो कोई इमरजेंसी नहीं है लेकिन फिर भी क्रॉल हो रहा है।